एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए कोल्ड केस नाम की एक फिल्म की कहानी लेकर आए हैं, जो कि एक मलयालम सुपरनैचुरल हॉरर प्लस एक सस्पेंस थ्रिलर है। ये फिल्म 30 जून 2021 को रिलीज हुई है और इसे IMDb पर 6.1 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। ये एक मर्डर मिस्ट्री है और इसे गूगल पर 84% लोगों ने लाइक किया है। कहानी की शुरुआत में हमें मेधा पद्मजा नाम की एक औरत से मिलाया जाता है, जो कि एक चैनल के लिए काम करती है। मेधा उस टीवी चैनल के लिए सुपरनैचुरल शोज इकट्ठे करके लाती है। उसकी चीनू नाम की एक छोटी सी बेटी है और उसका हाल ही में डिवोर्स हुआ है। इस फिल्म में हमें दो कहानियां पैरेलल चलती हुई दिखाई जाती हैं, जिनमें से एक की मेधा की है और दूसरी कहानी में हमें एक मछुआरा दिखाया जाता है। ये मछुआरा जब एक तालाब में मछली पकड़ने जाता है तो वहीं उसे एक खोपड़ी मिलती है, जिसे कि पॉलीथीन में रैप किया गया है। असल में जिस तालाब में ये खोपड़ी बरामद हुई थी, ये तालाब एक मिनिस्टर की जमीन पर था और यही एक वजह थी कि इस केस को बहुत ही खास तवज्जो दी जाती है और इस केस के लिए ACP सत्यजीत को बुलाया जाता है। जब उस स्कल को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है तो वहां उन्हें पता चलता है कि ये स्कल किसी औरत का है। उस औरत की उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच में थी और इस खोपड़ी की हालत को देखकर ये लगता है कि इसकी मौत को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, यानी कि इस औरत की मौत सितंबर या अक्टूबर 2019 के आसपास हुई है। जैसे ही ACP सत्यजीत को इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी टीम से कहते हैं कि उन्हें पिछले 2 साल के उन सारे के सारे केसेस की लिस्ट चाहिए, जिनमें से 25 से 30 साल की औरतें गायब हुई थी। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि मेधा का हाल ही में डिवोर्स हुआ है, इसीलिए वो अपने लिए एक नया घर ढूंढ रही थी ताकि वो अपनी बेटी के साथ वहां पर शिफ्ट हो सके। आखिरकार मेधा को एक घर मिल ही जाता है और वो अपनी छोटी सी बेटी चीनू के साथ वहां पर शिफ्ट कर लेती है। जब मेधा और चीनू शिफ्ट होते हैं तो चीनू एक गुड़िया को ले जाने के लिए बहुत ज्यादा जिद करती है और हमें मेधा के जरिए इस बात का पता चलता है कि असल में वो गुड़िया उसे उसकी मरी हुई बहन ने दी थी। मेधा की बहन पैरासाइकोलॉजी पे एक रिसर्च कर रही थी, लेकिन एक रोज जब वो घर वापस आई तो उन्हें घर पर उसकी लाश पड़ी हुई मिली और उन्हें ये आज तक नहीं पता कि असल में उसकी मौत हुई कैसे थी। यहाँ कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है जिनका नाम हर्षिता है और हर्षिता मेधा की एडवोकेट हैं, जो कि चीनू की कस्टडी का केस लड़ रही हैं। जब मेधा और चीनू हर्षिता से मिलकर अपने घर वापस जाते हैं तो मेधा के साथ बहुत ही अजीब अजीब सी घटनाएं घटती हैं, जैसे कि कभी कोई अनजान कुत्ता उनके घर के अंदर घुसकर जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है, तो कभी सिंक में उसे बहुत ही लंबे बाल मिलते हैं। यहाँ तक कि उनकी हाउस हेल्प भी ये नोटिस करती है कि उनके घर में बहुत अजीब सी चीजें होती हैं, जैसे कि जब वो फ्रिज में से बर्फ निकालती है तो उसे बर्फ में बहुत सारे इंसेक्ट्स मिलते हैं। पूरा भरोसा हो जाता है कि उनके घर में कुछ तो गलत है। आधी रात को जब चीनू की आंख खुलती है तो वो देखती है कि पूरे फर्श पर पानी बिखरा है और ये देखकर वो अपनी माँ मेधा को उठाती है। आखिर घर में पानी आया कैसे, जब ये पता लगाने के लिए मेधा अपने कमरे से बाहर जाती है तो वो अपनी हाउस हेल्प को देखकर बहुत डर जाती है और मेधा के पूछने पर वो उसे बताती है कि उसे बहुत जोर जोर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। मेधा कहीं ना कहीं उसकी ये बात सुनकर डर तो जाती है, लेकिन चीनू ना डर जाए इसीलिए वो उसे वहां से टांट कर भगा देती है। ACP सत्यजीत ये जानने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जो स्कल उन्हें बरामद हुई है आखिर में वो है किसकी। इसी के चलते वो अपनी मेडिकल टीम को स्कल सुपर इम्पोजिशन के लिए पूछते हैं, लेकिन जब स्कल सुपर इम्पोजिशन के रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी से भी फेस को स्कल से डिजिटली रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। जब ACP सत्यजीत को इस बारे में पता चलता है कि इस तरह का कोई वे आउट अवेलेबल है तो वो मेडिकल टीम को उन सारी औरतों की तस्वीरें भेजते हैं जो कि पिछले 2 साल में गायब हुई थी, लेकिन इस बार भी उन्हें कोई भी लीड नहीं मिलती। सत्यजीत इस केस को इन्वेस्टिगेट कर ही रहे होते हैं कि तभी एक रोज उनके अंकल उनसे मिलने आते हैं। असल में सत्यजीत के अंकल एक अल्कोहल एडिक्ट हैं और वो उससे पैसे मांगने आए हैं, लेकिन जाते जाते वो सत्यजीत से कहते हैं कि वो इस पूरी दुनिया में उनका आखिरी ही सहारा है और वो नहीं चाहते कि एक रोज जब उनकी मौत हो तो वो किसी लावारिस लाश जैसे एक रोड पर पड़े हों। अपने अंकल की बात सुनकर सत्यजीत के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो अपनी टीम के साथ इस बारे में डिस्कस करते हैं। वो अपनी टीम से कहते हैं कि हमने पिछले 2 साल के सिर्फ उन्हीं केसेस का रिकॉर्ड देखा है जिनके बारे में रिपोर्ट लिखवाई जा चुकी थी, लेकिन उन्हें इस बात पर अब पूरा भरोसा हो चुका है कि विक्टिम कोई ऐसा इंसान है जिसके पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई है ही नहीं। सत्यजीत को अब इस केस को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीड मिलती है। दरअसल उस स्कल के सारे दांत झड़ चुके थे, लेकिन एक ऐसा दांत था जो अभी भी उस स्कल के साथ चिपका हुआ था। जब सत्या इस बारे में डॉक्टर से बात करता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ऐसा तभी मुमकिन है जब डेंटल ट्रांसप्लांट कराया गया हो,
यानी कि इस औरत ने मरने से पहले एक डेंटल ट्रांसप्लांट कराया था, जो कि एक कस्टमाइज्ड ट्रांसप्लांट था। इसलिए ऐसे इंसान को ढूंढना मुमकिन है और ये कोई भी ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। सत्यजीत अब इस इन्फॉर्मेशन को अपनी टीम के साथ शेयर करता है और वो और उसकी टीम ऐसे सारे लोगों का डेटा निकालते हैं जिन्होंने कि वो डेंटल ट्रांसप्लांट कराया हो। सत्यजीत अपनी टीम से कहता है कि वो लोग ऐसे लोगों को एक एक करके कॉल करेंगे और वो इंसान जो कि कॉल ना उठाए वो उनका विक्टिम हो सकता है। डॉक्टर जब सत्यजीत को इस डेंटल ट्रांसप्लांट के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि जब ऐसे लोग फलों को अपने दांतों से काटते हैं तो वो फल पर एक अजीब सा निशान बनाते हैं और ये निशान नॉर्मल दांतों के बनाए हुए निशानों से काफी ज्यादा अलग होते हैं। मेधा के घर में जो फ्रिज था उसके साथ बहुत दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। यानी कि जब वो फ्रिज में फल रखती थी तो उन पर कटे हुए निशान होते थे और जब भी वो कोई और चीज रखती थी तो उसमें कीड़े लग जाते थे। और हैरानी की बात यह थी कि फलों पर बने हुए निशान बिल्कुल वैसे थे जैसे कि किसी डेंटल ट्रांसप्लांट कराए हुए इंसान के निशान होते हैं। हमने आपको कहानी की शुरुआत में भी बताया था कि मेधा अपने चैनल के लिए हॉरर स्टोरीज इकट्ठी करती है, इसीलिए वो और उसका कलीग ऐसे लोगों को जानते थे जो कि उनकी मदद कर सकते थे। इसी के चलते वो लोग जारा जकाई नाम की एक औरत के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। जारा जब मेधा के घर आती है तो वो उसे ईवा मरिया नाम की एक औरत के बारे में बताती है और उसे कहती है कि ये जो भी आत्मा है वो ईवा मरिया की है। जारा इतना बताकर खुद तो वहां से चली जाती है, लेकिन मेधा नोटिस करती है कि उसकी बेटी चीनू वहां से गायब है। वो चीनू को पूरे घर में ढूंढती है लेकिन उसे चीनू कहीं नहीं मिलती। लेकिन आखिर में जब वो फ्रिज खोलकर देखती है तो वो देखती है कि चीनू वहां पर बंद है। सत्या की टीम उन सब लोगों को कॉल करती है जिन्होंने कि वो डेंटल ट्रांसप्लांट कराया था, लेकिन इन सारे लोगों की लिस्ट में से एक औरत फोन नहीं उठाती और उसका नाम ईवा मरिया था। सत्या को अब कहीं ना कहीं ये भरोसा हो जाता है कि ये लाश और किसी की नहीं बल्कि ईवा मरिया की है, लेकिन फिर भी वो श्योरिटी के लिए ईवा मरिया के घर जाता है। जब वो ईवा के गांव पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ईवा फिलिप नाम के एक इंसान की पहली बीवी की बेटी थी। ईवा की मां की बचपन में ही मौत हो गई थी और उसके बाद फिलिप ने एक दूसरी शादी की जिसके बाद की उसके 2 और बच्चे थे। फिलिप की दूसरी बीवी लिजी ईवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसके पिता ने उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया और ऐसा होने के 1 साल बाद ही फिलिप की मौत हो गई थी। फिलिप ने अपनी जायदाद को अपने बच्चों के बीच में बांट दिया था और ईवा ने अपने हिस्से की जायदाद को बेच भी दिया था। लेकिन जब सत्यजीत इस बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करता है तो उसे ये पता चलता है कि नए ओनर्स तो कभी ईवा से मिले भी नहीं थे और उन्होंने इस जायदाद को एक एजेंसी के थ्रू खरीदा है। जब मेधा जारा को रात में हुए किस्से के बारे में बताती है तो जारा उसे कहती है कि ईवा को उसकी मदद की जरूरत है और ईवा ने सिर्फ उसे कांटेक्ट इसलिए किया क्योंकि ऐसा कुछ है जो कि उससे जुड़ा हुआ है। इस पर मेधा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जारा से कहती है कि वो अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाएगी, लेकिन जारा उसे कहती है कि वो जहां भी चली जाए ईवा की आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक कि उसका मकसद पूरा ना हो जाए। मेधा, जिसने कि उस हादसे के बाद उस फ्रिज को ढक दिया था और अपनी बहन की दी हुई डॉल को बाहर फेंक दिया था, वो उस फ्रिज को दोबारा ऑन करती है और उस डॉल को दोबारा अंदर लेकर आती है। यानी कि अब उसने ये तय कर लिया था कि वो ईवा की मदद कर कर ही रहेगी। अब मेधा और सत्यजीत साइमल्टेनियसली इस केस पर काम करना शुरू कर देते हैं। मेधा जब ईवा का फेसबुक अकाउंट देखती है तो वो ये नोटिस करती है कि आखिर की कुछ फोटो सिर्फ वाराणसी की हैं और जब वो उसकी फ्रेंड लिस्ट में जाती है तो वो देखती है कि उसकी लॉयर हर्षिता उसकी कॉमन फ्रेंड है। मेधा को अब कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है और वो तुरंत ही हर्षिता को कॉल करती है, लेकिन जैसे ही वो हर्षिता से ईवा के बारे में पूछती है तो वो उसे ये कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है और उसे जैसे ही कुछ याद आएगा वो उसे बता देगी। उस रोज तो हर्षिता उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन वो अगले रोज उसे कॉल कर कर ये कहती है कि ईवा उसकी क्लाइंट थी जब उसे अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना था और ईवा का एक्स हस्बैंड दर्शन देव मेधा के ही ऑफिस में काम करता है और वो उसका बॉस है। सत्या को भी ईवा के पति दर्शन देव के बारे में पता चल जाता है और वो दर्शन को इंटेरोगेट करता है। दर्शन को इंटेरोगेट करके उसे ये पता चलता है कि ईवा और वो कॉलेज में मिले थे, वहीं उन दोनों को प्यार हुआ और उन्होंने शादी भी कर ली। लेकिन उसके कुछ ही वक्त बाद उसकी मुलाकात अपनी बॉस की बेटी रोशनी से हुई और उन दोनों को ही प्यार हो गया और जब ईवा को इस बारे में पता चला तो उसने खुद से ही डिवोर्स फाइल कर दिया। आगे दर्शन सत्या को ये बताता है कि उसने ईवा के पैसों से एक बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन वो बिजनेस चल नहीं पाया और इसीलिए सारे के सारे पैसे डूब गए। लेकिन जब उन दोनों का डिवोर्स हुआ तो ईवा ने वो सारे के सारे पैसे वापस मांग लिए थे जो कि रोशनी के पिता ने चुकाए थे।
सत्यजीत जब दर्शन से वो अमाउंट पूछता है तो उसकी बीवी रोशनी उसे ये कहती है कि ये अमाउंट 2.5 करोड़ का था। सत्यजीत को अब इस केस से जुड़ी हुई एक और लीड मिलती है। उसे अपने एक सीनियर की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि कुछ साल पहले कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में उन्हें एक हाथ कटा हुआ मिला था। ये हाथ उन्हें अक्टूबर 2019 में एक कचरे के बैग में मिला था और उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा है कि हो ना हो ये दोनों केसेस जुड़े हुए हैं। सत्यजीत जब उस हाथ और उस स्कल का मैच करवाते हैं तो उन्हें ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि ये हाथ और ये स्कल एक ही इंसान के थे। यानी कि जिस किसी भी इंसान ने ईवा मरिया को जान से मारा था उसने उसकी बॉडी को काट कर उसके टुकड़ों को बहुत ही अलग अलग जगहों पर फेंका था। लेकिन इस हाथ के साथ उन्हें एक सबूत भी बरामद हुआ था जो कि किलर के बाल थे और इससे उन्हें पता चला कि किलर एक छोटे बालों वाली औरत है। सत्या जब उस विमेन हॉस्टल में बात करने जाते हैं जहां पर कि ईवा रहा करती थी तो वहां की वार्डन से उन्हें पता चलता है कि ईवा ने जाने से पहले किसी से बात नहीं की थी, बल्कि कुछ दिनों बाद उन्हें ईवा का एक व्हाट्सएप मैसेज आया था। साथ ही वो उसे कहते हैं कि उनके पहले भी एक औरत आई थी जो कि इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी और ये औरत और कोई नहीं बल्कि मेधा थी। सत्या को ये जानकर बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि आखिर ईवा के केस में कौन इंटरेस्ट दिखा रहा है और इसीलिए वो वार्डन से कहते हैं कि अगर वो औरत उन्हें कहीं भी दिखाई दे तो वो इसके बारे में तुरंत पुलिस को बताएं। सत्या जब ईवा के फेसबुक पेज को बारीकी से नोटिस करते हैं तो वो ये नोटिस करते हैं कि अप्रैल 12 के बाद कोई भी फोटोज पोस्ट नहीं हुई है। यानी कि जो कोई भी इंसान जो ईवा की आइडेंटिटी चुरा रहा था उसने अप्रैल 12 के बाद उसकी आइडेंटिटी को फेंक दिया था। 12 अप्रैल 2020 वो वक्त था जब वाराणसी में लॉकडाउन चल रहा था। यानी कि किलर जो कोई भी था वो वाराणसी में फंस गया था। तभी सत्यजीत की टीम उन्हें ये बताती है कि वाराणसी में जो भी साउथ इंडियन लोग फंस गए थे उन्हें वहां से लाने के लिए एक स्पेशल बस का प्रावधान किया गया था और हो ना हो ये इंसान जो कोई भी था वो भी इसी बस के थ्रू वापस आया होगा। जब सत्यजीत उस लिस्ट को सोर्स करता है तो उसे जानकर कोई ज्यादा हैरानी नहीं होती कि वहां पर ईवा मरिया का नाम भी था, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी उसे इस बात की होती है कि उस लिस्ट में उसके अंकल का नाम भी था। इसके बाद सत्यजीत तुरंत अपने अंकल के पास जाता है और उनसे ईवा मरिया के बारे में पूछता है। सत्यजीत के अंकल हंसते हुए उसे ये कहते हैं कि वो ईवा मरिया नाम की लड़की को जानते हैं और वो हाल ही में उससे मिले थे, इसीलिए ये हो ही नहीं सकता कि उसकी मौत हो चुकी हो। सत्या जब अपने अंकल को ईवा की फोटोज दिखाता है तो उसके अंकल कहते हैं कि ये ईवा नहीं है, क्योंकि जिस ईवा को वो जानते हैं उसकी शक्ल तो बिल्कुल अलग है। वो सत्या से कहते हैं कि उसे याद नहीं आ रहा कि आखिर वो उन्हें मिली कहाँ थी और उन्हें जैसे ही इस बारे में कुछ भी याद आएगा वो उसे कॉल कर बता देंगे। सत्या को हॉस्टल की वार्डन की कॉल आती है जो उसे मेधा के बारे में बताती है। मेधा और सत्या अब आपस में बैठकर बात करते हैं और सत्या मेधा की बातें सुनकर हंसने लगता है। वो उसे कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और वो इस तरह की भूत प्रेत की बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। जब सत्या उससे पूछता है कि आखिर वो ईवा के बारे में इतना कुछ कैसे जान पाई तो वो उसे अपनी एडवोकेट फ्रेंड हर्षिता के बारे में बताती है। अभी सत्या और मेधा आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सत्या को अपने अंकल की कॉल आती है। सत्याजीत के अंकल उसे कहते हैं कि उन्होंने ईवा मरिया को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर देखा था और उसने वकील के कपड़े पहन रखे थे। अब कहानी में हमें उस रोज का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हर्षिता और ईवा उसका डिवोर्स केस खत्म कर आ रहे थे। जब हर्षिता ईवा को उदास देखती है तो वो उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि उसके पिता एक बिल्डर थे और उनकी मौत के बाद वो लोग बैंकरप्सी की कगार पर खड़े हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रही और इसी तरह से ईवा को भी हिम्मत रखनी चाहिए। इसके बाद हर्षिता उसे अपने घर इनवाइट करती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। दोनों ही जब शराब पी रही होती हैं तभी हर्षिता के दिमाग में कुछ आता है और वो ईवा पर हमला कर देती है। जब हर्षिता ईवा पर हमला करती है तभी ईवा हर्षिता के बाल नोच लेती है। दोनों के बीच में बहुत देर तक झड़प होती है, लेकिन आखिर में हर्षिता ईवा को जान से मार देती है। इसके बाद वो उसे घसीटते हुए वॉशरूम की तरफ ले जाती है और वहां उसकी लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। वो उसकी लाश के टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में पैक करती है और उन बैग्स को उस फ्रिज में रख देती है जो कि अब मेधा के घर पर था। और यही वो वजह थी कि मेधा के साथ उस फ्रिज से जुड़ी हुई बहुत सी अजीब घटनाएं घट रही थी। असल में ईवा की सारी ज्वेलरी और उसके सारे कैश का कंट्रोल हर्षिता के पास था, लेकिन इतना होने के बाद भी उसकी भूख शांत नहीं होती और वो उसकी सारी जायदाद को हड़पना चाहती है। इसीलिए वो ईवा मरिया को जान से मार देती है और उसकी आइडेंटिटी चुराकर खुद उसकी जिंदगी जीना शुरू करती है। वो बैंक में ईवा की आइडेंटिटी के साथ एक अकाउंट खोलती है जहाँ की वो अपने फोटो सबमिट कराती है।
प्रॉपर्टी बेचने के बाद उसने एक बड़ा हिस्सा कैश में एक्सेप्ट किया था, लेकिन बचे हुए पैसों को उसने उस अकाउंट में डिपॉजिट किया था। जब सत्याजीत के पास उस बैंक में डिपॉजिट की हुई फोटोग्राफ्स मिलती हैं तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। पुलिस ऑफिसर जब हर्षिता को उसके घर पर नहीं ढूंढ पाते तो मेधा और सत्याजीत दोनों को इस बात पर पूरा यकीन था कि वो आखिरी सबूत को मिटाने गई है। वो लोग गाड़ी को मेधा के घर की तरफ घुमाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग घर पहुंचते, हर्षिता मेधा के घर जाकर उस फ्रिज तक पहुंच जाती है। लेकिन वो जैसे ही फ्रिज खोलती है उसे पहले की ही तरह वहां पर लाश के टुकड़े दिखाई देते हैं और अगले दिन सबको ये खबर मिलती है कि फ्रिज ब्लास्ट में हर्षिता की मौत हो गई है। सबको ये लगता है कि कहानी यहाँ पर खत्म हो गई है, लेकिन तभी मेधा की बहन की फोटो के ऊपर दरारें आ जाती हैं। यानी कि बहुत मुमकिन है कि इस कहानी का सेकंड पार्ट भी आए। इस फिल्म को आप Amazon प्राइम पर देख सकते हो, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इसमें आपको मलयालम ऑडियो और इंग्लिश सबटाइटल्स मिलेंगे। कहानी काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसीलिए आपको बोर होने का वक्त नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इंग्लिश या हिंदी ऑडियो अवेलेबल होती तो बात ही कुछ और होती। तो अगर आपको हॉरर टच वाली मर्डर मिस्ट्रीज पसंद है तो आपके लिए ये मूवी एकदम परफेक्ट है। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिए और हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहिए।